यूपीएस कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम से अलग है, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, कर्मचारी और यूनियन के लीडर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी पेंशन योजना के बारे में जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग भी अपनी तरफ से अहम बयान दे रहे हैं। और क्या इस समय की जो अवधारणाएं हैं या मांग है जो कि पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई है, तो उसको लेकर कर्मचारी वर्गों के मन में जो सवाल है वो सभी सवाल इसमें उठने वाले हैं। और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के भी राय इसमें जानने का प्रयास करेंगे। विजय कुमार बंधु ने क्या कहा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो अब नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है उसमें कई सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग ये सोचने पर मजबूर है कि वाकई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, जो कि एनपीएस का नया वर्जन है, वो पुरानी पेंशन योजना की तरह माना जा रहा है। तो क्या वाकई हमारे लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाभकारी हो सकती है? भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अगर आप 25 साल की सेवा पूरी किए तब इसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर उससे कम की सेवा हुई तो जो प्रोपोर्शनेट होता है उसके अनुसार मिलेगा। अगर आपने 10 साल तक सेवा की तो आपको एश्योर्ड 10,000 रुपीज पेंशन मिलेगा। तो लास्ट पे ड्रॉन का 50% आपका एश्योर्ड पेंशन है, निश्चित पेंशन की राशि है। यह हुई पहली बात। दूसरी बात, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, उसका इंडेक्सेशन होता है डियरनेस में, अलाउंस में, तो उसकी भी चिंता करने का प्रावधान हुआ है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप गुजर गए तो आपके परिवार को भी 60% का फैमिली पेंशन मिलेगा। तो एक प्रकार से जो एक कल्याणकारी राज्य की सोच होती है वो इस पूरे निर्णय में दिखाई पड़ती। नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधारों की लंबे समय से चल रही मांगों के बीच केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना अगले साल यानी 1 अप्रैल से लागू होगी और इसका फायदा केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बीते कुछ सालों से सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करते रहे हैं और कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने इसे अहम मुद्दा बनाया था। विपक्षी सहित कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया, जिसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्य शामिल हैं। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएस एनपीएस से किन मायनों में अलग हो सकती है। जब वर्ष 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की जगह न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस लेकर आई तो इसमें निश्चित पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया। इसके साथ ही इसमें कर्मचारियों का अंशदान अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कर्मचारी और सरकार के लिए समान रूप से 10% का अंशदान करने का प्रावधान बनाया गया। वर्ष 2019 में इसमें सरकारी अंशदान को बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर दिया गया। नए प्रावधान के अनुसार कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद जो कुल राशि बनी उसका 60% निकाल सकते थे, बाकी 40% को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निजी कंपनियों की ओर प्रमोट किया गया। पेंशन फंड मैनेजर की विभिन्न स्कीमों में लगाना कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। इन कंपनियों की ओर से पेश की गई स्कीमों का नियमित से उच्चतम जोखिम के आधार पर चुनाव किया जा सकता था। लेकिन सरकारी कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि जब एनपीएस को लागू किया गया तो इसे ओपीएस से बेहतर बताया गया। लेकिन वर्ष 2004 के बाद भर्ती होने वाले जो रिटायर हो रहे हैं, अब इस समय पर उन्हें बहुत मामूली पेंशन मिल पा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को अपना अंशदान भी देना पड़ता रहा।
जबकि ओपीएस में पेंशन सरकार की ओर से मुहैया कराई गई सामाजिक सुरक्षा योजना पर पूरी तरह निर्भर थी। कर्मचारियों का कहना है कि जो नया यूपीएस लाया गया उसमें कर्मचारियों के अपने अंशदान को निकालने को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुफ्त रकम दी जाती। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 माह की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 10वां हिस्से के रूप में होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन से जुड़े मामलों पर डॉक्टर सोमनाथन, जो उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा, देश के लेबर संगठनों से बीच बातचीत करना और दुनिया के और देशों में मौजूदा सिस्टम को समझने के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिशें की, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। लेकिन कई यूनियन नेताओं ने इसके इस दावे को झूठा बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने यूपीएस को लेकर उनके साथ कोई बातचीत ही नहीं की। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सवाल किया कि कमेटी की सिफारिशें कब पेश हुई और कब इस पर विमर्श किया, ये किसी को नहीं पता। कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये किसको नहीं पता। सभी जानते हैं कि हम लोग पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार ने यूपीएस लाने से पहले हमसे बात करना उचित नहीं समझा। वो कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को 4 चिट्ठियां लिखी, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। सरकार का दावा है कि यूपीएस ओपीएस जैसा ही है। ऐसा है तो ओपीएस को ही लागू करने में दिक्कत आखिर क्या है। विजय कुमार बंधु ने कहा कि यूपीएस में कहा जा रहा है कि अंतिम सेवा वर्ष की बेसिक सैलरी के औसत का आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस के तहत जो कर्मचारी का 10% अंशदान होगा वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब कर्मचारी को न तो ओपीएस मिलेगी और न ही एनपीएस में रहा, वो आधे अधूरे लटक गया। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। विजय कुमार बंधु ने यूपीएस में नौकरी की 25 साल की समय सीमा को लेकर कहा, यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की समय सीमा तय कर दी गई। अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, यानी वो इस स्कीम से बाहर हो गए। ऐसा अन्य कई क्षेत्र हैं, इसलिए यूपीएस एक घाटे का सौदा है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। वहीं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि एनपीएस में 2 समस्याएं थी। पहला, सेवा के दौरान कर्मचारी को और अपने पैसे का अधिकार नहीं था। दूसरा, रिटायरमेंट पर उसे निश्चित प्रतिशत के तौर पर पेंशन की गारंटी नहीं थी और डीए भी शामिल नहीं था। लेकिन एनपीएस में एक फायदा था कि कर्मचारी का जमा धन उसे एक या उसके परिवार को मिल जाता था और निश्चित हिस्सा शेयर मार्केट में निवेश हो जाता था। वो पैसा सरकार को नहीं जाता था। उन्होंने कहा, हमारी मांग थी कि कर्मचारियों का पैसा उसे वापस कर दिया जाए और सरकार जो अंशदान करती है उसे वो वापस ले ले और उसके एवज में पुरानी पेंशन वालों के बराबर पेंशन दे दे। वो कहते हैं कि यूपीएस तो एनपीएस से भी बुरी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी के एनपीएस में नियम है कि अगर सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को पुरानी पेंशन स्कीम के तरह सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल जाता है। लेकिन यूपीएस में तो ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच में शामिल सीटू के जनरल सेक्रेटरी तपन सेन ने कहा कि स्वीकार नहीं किया जाएगा सरकार का ये फैसला। उन्होंने कहा, अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम में बिना छेड़छाड़ किए उसे बहाल करने पर जोर दिया। हमने जोर देकर कहा, इस पर वार्ता करने को कहा, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तपन सेन ने कहा कि यूपीएस में कहा गया कि डीए हटाकर बेसिक सैलरी का आधा पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन 5 साल के अंतराल में डीए का हिस्सा आमतौर पर बेसिक सैलरी के बराबर हो जाता है, उससे अधिक भी हो जाता है। यूपीएस के तहत पेंशन भी आधी हो जाएगी। अब इस पर एक्सपर्ट की क्या राय है? अदिति फर्नांडिस ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम को इसलिए लाया गया था कि केंद्र सरकार के पेंशन बिल को संतुलित किया जा सके। वो कहती हैं कि एनपीएस में कर्मचारी की बचत का एक हिस्सा शेयर मार्केट में लगाए जाने का प्रावधान बनाया गया, यानी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर जो रिटर्न मिलेगा
उसी अनुपात में पेंशन बनेगी। यह फिक्स भी हो सकता है और परिवर्तन भी हो सकता है। जिन लोगों ने एनपीएस को चुना वह हाल के साल में रिटायर होने लगे और उन्हें पेंशन मिलना शुरू हो गई। अदिति कहती हैं कि इन लोगों की शिकायत है कि उनकी पेंशन किसी महीने में 1000, किसी महीने में 1200 होती है। ऐसे में वे अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे। विजय कुमार बंधु ने भी एनपीएस के तहत मामूली पेंशन मिलने का मुद्दा उठाया। बनारस के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वह जो रिटायर हुए उनकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख थी और जब पेंशन आना शुरू हुआ तो मात्र 4000 रुपये की पेंशन उनके आजीविका का संकट पैदा हो गया। यही वजह है कि कर्मचारी इसे रद्द करने और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग करते रहे। देश में सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है और एक बड़ा वोट बैंक भी बनता है जो लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए है। हिमाचल प्रदेश पहली राज्य सरकार थी जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की। वर्ष 2022 में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे मंजूर किया था। आदिति फर्नांडिस कहती हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर भले ही लोग खुश हों, लेकिन आने वाले समय में लगातार बढ़ते कर्मचारियों के पेंशन बिल का बाद की सरकारों का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार भी शामिल रहेगी। यूपीएस की तरह सरकार ने अपनी ओर से अंशदान को बढ़ाकर 18.5% तो कर दिया। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हवाले से कहा गया कि एरियर के रूप में सरकार पर लगभग 800 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा और इसके लागू करने के पहले साल सरकारी खजाने पर लगभग 6250 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। केंद्र के पेंशन बिल वर्ष 1990 वर्ष 1991 में मात्र 3272 करोड़ रुपए और राज्यों का पेंशन बिल 3131 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़कर वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के बिल का भुगतान 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया और राज्यों का बिल 125 गुना बढ़कर 3,86,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इन सभी चर्चाओं के बीच सरकार का क्या कहना रहा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस योजना को कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण दिया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, राज्य सरकारों के वे 90 लाख कर्मचारियों की लाभान्वित होंगे जिन्होंने एनपीएस चुन रखा है। मौजूदा और भविष्य कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा यूपीएस में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 की पेंशन की गारंटी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी पर हमें गर्व है। उन्होंने लिखा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस स्कीम को लाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। एक्सपर्ट की माने तो यूपीएस में कुछ अच्छाइयां भी बताई गई हैं। आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी ने बातचीत में कहा कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम चली तो ये बिल ऐसा ही बढ़ती रहेगा। यूपीएस में अच्छा बात यह है कि कर्मचारी अंशदान को जारी रखा गया है, जो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। अशोक जोशी कहते हैं कि यूपीएस में कर्मचारियों के 10% का अंशदान लेकर सरकार ने अपना भार कम कर लिया। इस तरह से एनपीएस को नया चोला पहना दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कर्मचारी को कवर कर दिया गया। अभी तक एनपीएस के निवेश पर अच्छा रिटर्न आ रहा था, लेकिन भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा या मंदी के चलते अगर बाजार गिर जाता है तो उस स्थिति में सरकार एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है। उन्होंने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों से अंशदान नहीं लिया जाता था, इसलिए वह सरकार पर एक बड़ा भार था। हालांकि यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन निकालना या पैसा निकालने को लेकर प्रावधान अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आलोक जोशी कहते हैं कि पहले भी पेंशन में कम्युनिटी का प्रावधान था, यानी ओपीएस में अपनी पेंशन का एक हिस्सा कर्मचारी बेच सकता था। अगर मांग होती है तो सरकार ये प्रावधान शामिल कर सकती है और करना भी चाहिए। उस वक्त यूपीएस आने के मायने क्या है? वरिष्ठ पत्रकार आदिति फर्नांडिस का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत से दूर रहने के कई कारण, इसमें से एक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या एनपीएस में सुधार। वो कहती हैं कि आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया,
जमीन पर इसे लेकर काफी चिंताएं थी। विपक्षी दलों ने भी दावा किया कि सत्ता में आने के बाद वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसमें कई बीजेपी की सरकारें भी शामिल थी, जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार थी। वहीं आलोक जोशी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भी सरकारी कर्मचारी भारी संख्या में हैं। हरियाणा से भले ही सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव को देखते हुए इसकी घोषणा की गई है। युवाओं का अप्रेंटिस भत्ता। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में विपक्षी दलों के मुद्दों का आत्मसमर्थन करके उनके मुंह बंद करने की कोशिश की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को अप्रेंटिस भत्ता देने की व्यवस्था लागू की गई। वो कहते हैं कि युवाओं को भत्ता देने का वादा कांग्रेस ने आम चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में किया, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को नाकाम करने के लिए भी यूपीएस को लाया गया। इसी साल हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि डिप्लोमा धारकों को या 25 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट कर चुके युवाओं के लिए 1 साल की अप्रेंटिस मुहैया कराई जाएगी। और पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने भी अपने भाषण में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की। इसके अलावा 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात कही। विजय कुमार बंधु का कहना है कि सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन कर रहे हैं और वही उन्हें करना चाहिए। वो कहते हैं कि आम चुनाव में वोट फॉर ओपीएस का जो हमने अभियान चलाया और नतीजा ये रहा कि बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। सरकार अभी एनपीएस में यूपीएस पर आ गई है, आगे आने वाले भविष्य में उसे ओपीएस पर आना पड़ेगा। अब जो वर्तमान में जो यूपीएस स्कीम आपके लिए सरकार लेकर आई है, वो कहीं बेहतर हो सकती है, कहीं बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन जब हम पुरानी पेंशन योजना के बारे में सोचते हैं या पुरानी पेंशन योजना की तरह ही कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो अगर 50% पेंशन का अंशदान यूपीएस स्कीम में ला दिया जाए, लेकिन बिगड़ शर्तों के साथ, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना में लागू था, तब तो हम मान सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारे कर्मचारियों के लिए वाकई एक निर्णायक साबित होगी। वरना ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की तरह जिस तरह का एक अपना अहम रोल निभाएगी, 2025 में आने वाला वक्त बताएगा कि हमें यूपीएस मिलेगी, एनपीएस मिलेगी या फिर ओपीएस, मुद्दा जो हमारा पुरानी पेंशन योजना पाने का है वो मिल पाएगा। आपकी जो भी राय हो वीडियो को लेकर, आप वीडियो को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।